क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच के बाद शुरू आरोपों की कहानी ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज ड्रग्स पैडलर से बीजेपी के कई नेताओं के संबंध होने का आरोप लगाया। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनके इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता है। जवाब देने में फडणवीस ने देर नहीं लगाई। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, जिसके सबूत वो जल्द ही लोगों और मीडिया के सामने रखेंगे। फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक ने फुलझड़ी जलाई है तो बम जरूर फूटेगा। फोटो को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह 4 साल पुरानी तस्वीर है जिसे रिवर एंथम की टीम ने खिंचवाई थी। आपको बता दें, रिवर एंथम के लिए फडणवीस की पत्नी ने गाना गाया था। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे। हम मांग करते हैं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, फिर से वही सवाल उठता है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ड्रग्स के सारे मामले या फिर जो पूरा कारोबार है वो देवेंद्र फडणवीस के देखरेख में चलता है। तो राज्य सरकार और उसकी पुलिस क्या कर रही है, जबकि वो खुद उस सरकार में मंत्री हैं। फडणवीस कहते हैं नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं, तो तब जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या कर रहे थे। तो इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाए। देखिए शारिक, ये तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप है, यानी कि राजनीति है। जो असली जो आरोप लग रहे थे और जब एनसीबी ने खास करके नवाब मलिक ने शुरू किया था समीर वानखेड़े के खिलाफ, तब कहीं लग रहा था कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, उसमें गंभीरता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके बाद फिर निकाह करने का आरोप लगा और उसके बाद धर्म परिवर्तन का लगा, और अब जो है ये मामला वहां से बढ़कर हो गया है राजनीति। यानी कि अब वो फोकस जो है वो एनसीबी या समीर वानखेड़े से हटकर बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस की तरफ उन्होंने ला दिया है। तो एक तरह से खुद शायद नवाब मलिक ने ही पूरी जो फोकस है वो बदल कर इस तरह कर दिया कि मामला अब जो है वो राजनीतिक हो गया है, न कि जिस तरह से पहले आरोप लग रहा था वैसा होगा। अब चूंकि जब राजनीति हो गया है तो उसमें असल में कुछ एक्शन होना नहीं है, क्योंकि दोनों बयानबाजी करेंगे। कोई भी जो संबंधित जो एजेंसी है या संबंधित अथॉरिटी है वहां तक कोई शिकायत लेकर नहीं जा रहा है, वहां कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, बस बयानबाजी हो रही है। तो लेकिन इस पूरे बयानबाजी में दो चीजें जो सामने नजर आ रही है, वो एक तरफ समीर वानखेड़े की तरफ से जो फोकस था वो कहीं खत्म हो गया, वो बीजेपी की तरफ आ गया है। लेकिन जो नाम जो ले लिए हैं नवाब मलिक ने, उसमें एक है जो नीरज गुंडे हैं, नीरज गुंडे का जो नाम आया है, वो जो मामला है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा लगता है कि शायद नवाब मलिक के लिए बैकफायर क्यों न कर जाए, क्योंकि वो जो शख्स है वो देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो मुझसे ज्यादा करीबी वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का है, और वो कितनी बार आया है, गया है, मातोश्री कितनी बार मिले हैं वो बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो घूम फिर कर जो गेंद है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के खाले में ही चली जाए। ये एक थोड़ा सा डर है, इसलिए बहुत कुछ होगा इसमें, ऐसा लगता नहीं। सुनील, आप हमारे साथ बने रहें, जो अगली खबर है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो एक और खबर, महाराष्ट्र से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे अपने वकील के साथ। बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं वो।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की थी। ईडी का समन रद्द करने की उन्होंने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने दिया था बयान दर्ज करने का निर्देश। वो अपने वकील के साथ पहुंचे हैं, लेकिन वकील से कहा गया है कि वो एक निश्चित दूरी बनाकर वहां पर बैठेगा। केंद्रीय एजेंसी ईडी के मुझे जो समन्स आए थे उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में या प्रसार माध्यम में गलत न्यूज आई थी कि मैं ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहकार्य नहीं कर रहा। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, वो परमवीर सिंह आज कहां है? सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, अनिल देशमुख सवाल उठा रहे हैं कि जिनके कहने पर यह आरोप लगा है वसूली का या उगाही का, अब वो खुद फरार है, वो खुद वांटेड है। ऐसे में उनके इन आरोपों की क्या, उस पर क्या भरोसा किया जाए? लेकिन सारे रास्ते बंद होने के बाद कोई दूसरा विकल्प था नहीं उनके पास ईडी दफ्तर पहुंचने के। और बिल्कुल तारिक, 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया था। 4 से ज्यादा ईडी ने समझ लिए थे, लेकिन अनिल देशमुख यहाँ पर आए नहीं और वो कहाँ पर हैं उनका पता भी नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि इस दौरान उनके घर पर, दफ्तर पर 3 से 4 बार जो है कि छापेमारी भी की गई थी, तब भी उनका कुछ पता नहीं था। बहरहाल जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी कि ईडी का समन्स खारिज कर दिया जाए उस बात को लेकर, और उनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दिया, सिर्फ इतनी सी राहत है उनके लिए कि जो वकील है उनका वो साथ में रहेगा लेकिन निश्चित दूरी पर। लेकिन वकील के रहने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, ये भी बहुत ये देखना होगा। बहरहाल जब उनके सारे रास्ते बंद हो गए थे तब वो यहाँ पर हाजिर हो गए हैं ईडी दफ्तर में आज, और अब इनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। तो मामले की जांच बहुत पहले से चल रही है। इस मामले में 2 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अनिल देशमुख के ही पीएस हैं और पीए हैं संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और साथ में इस पूरे मामले में जो अहम किरदार था एंटीलिया केस से, जिसका नाम जुड़ा बाद में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो सचिन वजह से भी पूछताछ इस पूरे मामले में हो चुकी है, जिससे ये जानकारी मिली है कि जो बार और रेस्टोरेंट से जो पैसे इकट्ठा किए गए थे उसी तरह वैसे ही कुछ रकम जो है दी गई है और वो साइंस संस्थान में गई है, जो कि अनिल देशमुख का ही एक ट्रस्ट है, साइंस ट्रस्ट है, शिक्षा का एक संस्थान ट्रस्ट है। तो इस संबंध में ये तो देखिए आरोप तो कहीं गंभीर लगते जा रहे हैं और उसमें इन्हें सफाई यहाँ देनी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही वाजिब है कि जिसने शिकायत की वो कहाँ है। अब चूंकि अनिल देशमुख भी गायब थे और परमवीर सिंह भी गायब थे, तो दोनों पे समान तरह का दबाव था। लेकिन अब अनिल देशमुख यहाँ हाजिर हो चुके हैं जांच के सामने, तो अब परमवीर सिंह पर दबाव ज्यादा बनेगा, क्योंकि उनके खिलाफ भी 4 से 5 जबरन वसूली के मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है और उन्हें भी बार बार समन किया जा रहा है। गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन वो यहाँ है नहीं। खबरें इस तरह की आती हैं कि वो शायद विदेश भाग गए हैं, लेकिन अब स्वाभाविक तौर पर चूंकि अनिल देशमुख ने अब सरेंडर एक तरह से कर दिया, वो सामने आ गए हैं, तो अब परमवीर सिंह पर दबाव बनेगा कि वो भी हाजिर हो और जांच में सहयोग करे। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास हम वापस लौटेंगे, तो फिलहाल अनिल देशमुख ईडी ऑफिस में मौजूद हैं। इस बीच ड्रग्स केस की जांच कर रहे मुंबई एनसीपी, आपको बता दें कि एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आज फिर कहा कि कमेटी जांच कर रही है और सच जल्द सामने आ जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। तो आप समीर वानखेड़े को सुन रहे थे, जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के। वहां पर वो अपनी बात कह रहे थे कि जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। बजरंग दल की धमकी के बाद मुंबई में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के 3 शो रद्द कर दिए गए।
एनडीटीवी में उन्होंने कहा कि कभी अपने शो में किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं की। मुनव्वर फारूकी ने कहा कि जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अब भी रोजाना करीब 50 धमकियां मिलती हैं। अब तक 3 सिम कार्ड बदल चुका हूं। काफ़ी आपके अगेंस्ट हैशटैग चलाए गए, ट्रेंड बनाया गया, यहाँ पर आया, कहा गया। आपको कब समझ में आया, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी क्या कुछ हुआ, लेकिन फिर वापस एक ही चीज़ वापस से दोहराई जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जो ऑडिटोरियम्स हैं वो भी काफ़ी समय तक बंद थे, कई लोग आते हैं वहाँ पर काम करने, हमने उस पर भी स्टोरी की थी। 3 शोज बैक टू बैक आपने कैंसिल करने पड़े। पहले तो कैसे हो आप, ठीक हो? जी बिल्कुल बढ़िया। ये सैड है, ये काफ़ी सैड है ये चीज़, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या गलत अगर मैं इसको कहूँ भी कि ये गलत हो रहा है, तो आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। तो ये बड़ी बात ऑडियंस के लिए है, क्योंकि आज ऐसी चीज़ है कि 1500 लोग अगर 3 दिन तक 500 लोग प्लान कर रहे हैं कुछ, और एक महीने पहले टिकट्स खरीदे हुए, तो दे आर वेरी एक्साइटेड, दे हैव प्लान, एक्साइटमेंट, ये वो। तो एक तो आप यंग जो यूथ है उसको डिसअपॉइंट करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो मुझे सॉरी फील हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं एक जो टिकट खरीदा उसको जाके सॉरी बोलूँ कि शो कैंसिल करना पड़ा ये, बट ये एक सैड रियलिटी है, और इसके साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं इंडिया में। और बस वही है कि ये गलत इसलिए है क्योंकि किसी इंसान को काम करने से रोकना और उस पर इल्ज़ाम ये लगाना कि वो जो काम कर रहा है उसमें ये कर रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने मेरे अरेस्ट के बाद से जब मैं बाहर आया तब से मैंने 50+ शोज़ किए ऑल ओवर इंडिया, सारी सिटीज़ में, और अच्छे बड़े ऑडिटोरियम शोज़। जहाँ पे परमिशन है वहाँ पे ऑडिटोरियम शो, जहाँ पे परमिशन लोगों की गैदरिंग की नहीं है वहाँ पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग वाले लिमिटेड सीट्स जो 100 के बिलो कैपेसिटी है उस तरह के शोज़ किए। और 90% ऑफ द शो एंड्स विद द स्टैंडिंग ओवेशन। पीपल आर लविंग इट, एंड यू नो कि ऑडियंस जब आती है थिएटर में या ऑडिटोरियम में या कुछ भी देखने, वो ऑडियंस फर्क नहीं पड़ता कौन सी कम्युनिटी से क्या है, दे ऑल मिक्स देयर, दे लाफ टुगेदर, दे हैव फन। एंटरटेनमेंट है जो लोगों को जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि लोग वो चीज़ मिस कर दी है ये शोज़ कैंसिल होने की वजह से। और मेरे शोज़ में ऐसा कोई भी किसी के धर्म के बारे में किसी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी है ही नहीं, क्योंकि लोग जो इतना प्यार भेजते हैं, लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो एक सही चीज़ है कि लोग गलत चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी अरबाज मर्चेंट भी आर्थर रोड जेल से कल रिहा हुए। जेल से बाहर निकलने के बाद अरबाज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। जेल से बेटे की रिहाई पर अरबाज की मां भी बेहद खुश नजर आई। परसों रात दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके में शालीमार बाग में बाइक सवार नानक चंद नामक एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया गया। गोली मारने का आरोप बाइक सवार 2 युवकों पर है। पुलिस ने दोनों आरोपी शहनवाज और हर्षित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में से एक शहनवाज की बहन ने नानक चंद से प्रेम विवाह किया था, जिससे नाराज शहनवाज ने यह हमला किया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक मिठाई दुकान पर 2 अज्ञात लोगों ने हवाई फायरिंग की। 4 राउंड फायरिंग में 2 मिस फायर हुए। दहशत फैलाने वाली ये वारदात रविवार की शाम 6:10 के करीब अंजाम दी गई। दोनों आरोपियों ने अपने चेहरे मास्क और गमछे से ढके हुए। और आज इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।